नमस्कार बाल दोस्तों, आप सब मजे में होंगे। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कोरोना की जो महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी है। और ये 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है? तो उसमें पहली है कि हमें मास्क को ठीक से यानी कि सही तरीके से पहनना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें बार बार अपने हाथ को धोना है और स्वच्छ रखना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें 2 गज की दूरी यानी कि 6 फीट का अंतर बनाकर ही रखना है। तो मैं मानता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप भी अपने आप को कोरोना से इन 3 सूत्रों को ध्यान में रखकर जरूर बचाते रहिएगा। आज हम कैसा शोर इकाई का अगला एपिसोड यानी कि इस इकाई में भाषा सज्जता के तहत कुछ नई बातें हमारे लिए जो है वह सीखने वाले हैं। लेकिन इस इकाई की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से इस इकाई में हमने क्या सीखा। वैसे तो इस इकाई से अब आप सब्जियों के नाम अच्छी तरह से हिंदी में बोलना सीख गए हैं, क्योंकि अब तो आप हर रोज जब अपने घर में भी सब्जी खाते होंगे तो आपको याद आता ही होगा, आज मैंने बैंगन की सब्जी खाई, आलू की सब्जी खाई, या आज मैंने गाजर खाया या शलगम खाया, है ना। अब तो आप सब्जी को देखकर तुरंत पहचानते होंगे। और साथ ही साथ बिरजू चाचा का जो खेत है उसमें सब्जियां किस प्रकार से अपने महत्व को बता रही थी। तो हर एक सब्जी का क्या महत्व है वह भी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। और आपसे एक विनती भी है कि आप हर एक सब्जी को जरूर अपने खुराक में लीजिएगा। कभी कभार आप छोटे हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे तो ये सब्जी पसंद नहीं है, या ये सब्जी मेरी मनभावन है, यानी कि आलू की सब्जी ज़्यादातर बच्चों को अच्छी लगती है और करेला तो उनका मुंह बिगड़ जाता है कि ये सब्जी तो हम नहीं खाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा, हर एक सब्जी हर एक ऋतु के अनुसार हमें खानी चाहिए। तो आइए एक बार फिर से उन सब्जियों को देख लेते हैं, उनके नाम याद कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यह है आलू। अभी यहां पर आपको सब्जी को देखकर उनका नाम बोलना है, क्योंकि अब बार बार के अभ्यास से हर एक सब्जी को आप अच्छी तरह से पहचान गए हैं। तो यह है आलू। हाँ, यह है, हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यह है ककड़ी, है ना। तो ककड़ी अभी मिल रही है बाजार में, आप जरूर खाते भी होंगे। और यह है, हाँ यह है करेला। देखो कई सारे बच्चों का मुंह भी बिगड़ा हुआ है, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छी सब्जी है। तो इसका हमें खुराक के रूप में उपयोग करना चाहिए। और यह है, हाँ यह है गाजर। तो गाजर तो आप जरूर खाते होंगे। और यह है, हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यह है प्याज। और ये, हाँ ये गोभी है, लेकिन ये, हाँ ये फूल गोभी है। 2 नाम हमें याद रखने हैं, ये फूल गोभी है और ये बंद गोभी है ना। अब तो आप इसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। और ये है बैंगन। आप सोचेंगे कि भाई ये बैंगन है तो फिर वो हरे रंग के आते हैं, तो वो भी बैंगन है ना। तो बैंगन कई प्रकार के आज हमें बाजार में मिल रहे हैं, लेकिन ये भी है बैंगन। और ये है, हाँ ये है भिंडी। और ये है, याद कीजिएगा, हाँ ये है मटर। मटर तो आप जरूर खाते होंगे। और ये है मिर्च, क्योंकि हर एक सब्जी में इसकी आवश्यकता होती है। तो ये है मिर्च। और ये है, हाँ लौकी। और साथ ही साथ आप याद भी कीजिएगा कि हमने कई सारी ऐसी सब्जियों के बारे में भी परिचय प्राप्त किया था। और ये है, हाँ ये है शकरकंद, जो बहुत मीठा होता है। और ये है, हाँ आपका उत्तर सही है, लेकिन अंग्रेजी में इसे बीट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं शलगम, है ना। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ये है शलगम। और ये तो आप सबको पता है, ये है टमाटर। और ये कुछ फल भी देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखे थे, ये है केला, ये है सेब। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तो आप
इन सब्जियों को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। और इनके अलावा भी जब हमने सूची बनाई थी कि भाई बैलों पर लगने वाली सब्जियां, जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां, जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जियां, है ना, और उसमें भी कई सारे सब्जियों के नाम हमने हिंदी में किस प्रकार से बोले जाते हैं या उन सब्जियों की हिंदी में पहचान किस प्रकार से, उसकी जानकारी प्राप्त की थी। तो मैं मानता हूं कि ये सारी बातें अब आपको याद रह गई होगी और आप खुद भी अब जब भी शायद अपने मम्मी पापा के साथ बाजार में सब्जी लेने जाएं तब भी, या अपने खेत में सब्जी के लिए जाए तब भी, या जब आप खाने बैठे तब भी, लेकिन आपको आप कौन सी सब्जी खा रहे हैं उसका नाम हिंदी में जरूर याद रखना है। तो याद जरूर रखिएगा। आइए, इसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा की थी और मैं मानता हूं कि आपने हर एक प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखा होगा। एक बार देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे पता है, और मैंने आपसे बोला भी था कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं एक बार फिर से याद दिलाने के लिए ही आपको इन प्रश्नों को दिखा रहा हूं और हर एक प्रश्न के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ठीक है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो आप जितने भी बता सकते हैं। आपको अगर आपने नहीं बताए, नहीं लिखे है, तो आपका ये काम, आपका जो स्वाध्याय है वह आपको पूर्ण करना है। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। शायद आप एक या दो सब्जियों के नाम लिख सके होंगे, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछकर और भी जो कड़वी सब्जी है उनके नाम आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमने कई सारी सब्जियों की सूची देखी थी, तो उसके आधार पर भी आप इस प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो अगर आपके घर हलवा बनाया होगा तो भी आप ये जान चुके हैं, और अगर हलवा नहीं बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मम्मी से आप पूछ सकते हैं। ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये भी आपको सोचना है, और आज बाजार में ऐसा एक फल मिल रहा है कि जिसकी सब्जी हम बनाकर खा सकते हैं। तो ये उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई से जुड़ा हुआ और सब्जियों के बारे में जो भी जानकारी है उसके बारे में आपको ये स्वाध्याय पूर्ण करना है। साथ ही साथ हम हिंदी भाषा की शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं और हिंदी भाषा को अच्छी तरह से बोलने के लिए, समझने के लिए और अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए भाषा का सही ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। तो आज हम इस इकाई में भाषा सज्जता के तहत और नई बातें भी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ वाक्य दिखा रहा हूं, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है। जैसे कि पहला वाक्य आप देख रहे हैं, मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने गाजर खाया। आपको लगेगा कि इसमें क्या है, ये तो सरल वाक्य है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। आइए दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। टोकरी में शकरकंद है। टोकरी में शकरकंद है। आप लिख सकते हैं तो मेरे साथ अपनी कॉपी में वाक्य लिखते भी जाइए। घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है ना, आप गाय चराने भी जाते होंगे। लड़के पढ़ते हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, उसमें कई सारे लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होगी, लेकिन यहां वाक्य इस प्रकार से, लड़के पढ़ते हैं। गिलास में दूध है। आप भी दूध पीते होंगे, तो गिलास में दूध है। फिर से एक बार हर एक वाक्य को गौर से देख लीजिए। पहला वाक्य है, मनोज ने गाजर खाया। दूसरा है, टोकरी में शकरकंद है। तीसरा है, घोड़ा दौड़ता है। चौथा है, गाय चरती है। पांचवा है, लड़के पढ़ते हैं। और छठा है, गिलास में दूध है। अब इन्हीं वाक्यों को हम फिर से पढ़ते हैं और उसमें कौन से बदलाव हुए यह आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि यह बदलाव क्यों आवश्यक है। देखिए, मनोज ने बड़ा गाजर खाया। पहले वाक्य क्या था, याद कीजिए जरा, आपने अपनी कॉपी में लिखा है तो देख भी लीजिए। हाँ, पहले वाक्य इस प्रकार से था, मनोज ने गाजर खाया। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि मनोज ने गाजर तो खाया, लेकिन गाजर कैसा था, तो बड़ा था, यानी कि मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो ये बड़ा शब्द क्या है,
और क्यों हमें यहाँ पर बड़ा शब्द रखना चाहिए, तो इसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। आइए दूसरा वाक्य देख लेते हैं। टोकरी में मीठा शकरकंद है। शकरकंद तो है, लेकिन उसका स्वाद कैसा है? हाँ, मीठा है ना। तो पहले वाक्य में बड़ा, दूसरे वाक्य में मीठा। अब तीसरे वाक्य में शब्द देखिए कौन सा नया आया है। काला घोड़ा दौड़ता है। देखिए घोड़ा दौड़ता है, लेकिन यहां पर तो उसका जो रंग है बताया गया है कि घोड़ा कैसा है? काला है, यानी कि काला घोड़ा दौड़ता है। अगला जो वाक्य है वह इस प्रकार से है। सफेद गाय चरती है। गाय चरती है, लेकिन गाय का रंग कैसा है? सफेद है ना। लड़के पढ़ते हैं, लेकिन यहां उनकी संख्या बताई गई है कि भाई 3 लड़के पढ़ते हैं, 4 लड़के पढ़ते हैं, 2 लड़के पढ़ते हैं या 1 लड़का पढ़ता है। तो ये नया शब्द इस वाक्य में जुड़ा है, वह है 3। और गिलास में थोड़ा दूध है। पहले शब्द था दूध है, लेकिन थोड़ा दूध है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने हर एक वाक्य को फिर से देखा, लेकिन हर एक वाक्य में आपने देखा कि नए शब्द जोड़े गए थे। और नए शब्द जोड़ने से क्या होता है, तो हमें यह स्थिति पता चलती है। यानी कि जब शकरकंद की बात करते हैं तो उसका स्वाद पता चलता है। लड़के कितने पढ़ते हैं तो उनकी संख्या का पता चलता है। घोड़े की बात करते हैं या गाय की बात करते हैं तो उसका रंग कैसा है वह पता चलता है ना। गाजर तो उसका आकार, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा जो भी है, तो उसकी जानकारी हमें यहां पर मिलती है। तो इन शब्दों से जो वस्तु थी उसकी जो स्थिति है उसकी सही जानकारी हमें यहां पर प्राप्त होती, यानी कि उनकी विशेषता हमें यहां पर जानने को मिलती है। और ऐसा करने से भाषा की विशेषता भी हम देख सकते हैं। या शायद मैं आपकी ही बात करूं कि मेरे सामने कई सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में बताता हूं कि भाई परेश बहुत ही चतुर है। मैं कहता हूं कि परेश लड़का है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि परेश चतुर लड़का। तो अब सोचिए, यहां पर मैंने परेश की चतुराई की बात की ना। या 2 लड़कियां हैं, एक माला है और एक ममता है, और मैं ऐसा कहता हूं कि माला ममता से ऊंची है। समझिए, माला ममता से ऊंची है, तो आपको तुरंत पता चलता है कि लड़कियां 2 है, एक माला है और एक ममता है, लेकिन एक ऊंची है और एक नीची है। और कौन सी लड़की ऊंची है, कौन सी लड़की नीची है, यह भी आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। यानी कि व्यक्ति की या वस्तु की जो विशेषता बताते हैं, और ऐसे शब्द उनकी विशेषता दर्शाने के लिए वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं, ताकि हम उनकी जो विशेष बात है उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए इसको और अच्छे तरीके से हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए, अब यहां पर आपको देखना है कि मैंने यहां पर जो नए शब्द है उसका रंग भी बदलकर आपको दिखाने का प्रयत्न किया है, उसको रेखांकित भी किया है। और मनोज ने बड़ा गाजर खाया। देखिए, अब ये बड़ा जो शब्द है वह गाजर की विशेषता बताता है। पहले सिर्फ गाजर बोलते थे तो पता नहीं चलता था गाजर कितना होगा, बड़ा छोटा, लेकिन यहां पर यह स्पष्ट रूप से गाजर शब्द की विशेषता बताने के लिए बड़े शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। तो गाजर कैसा, तो बड़ा गाजर है ना। तो आप कह सकते हैं कि भाई मैंने आज 2 गाजर खाए, तो ये ऐसा भी हम कह सकते हैं। कह सकते कि नहीं कह सकते? हाँ, जरूर कह सकते हैं। आइए दूसरे वाक्य में देखते हैं। टोकरी में मीठा शकरकंद है। तो यहां पर भी मीठा शब्द है, वह किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? शकरकंद के लिए, यानी कि वह शकरकंद की विशेषता बताता है। और उसी प्रकार से काला घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा, लेकिन कैसा? काला। अब काला की जगह पर सफेद, लाल, जो भी आपको रंग पसंद है वह यहां पर रख सकते हैं और घोड़े की विशेषता बता सकते हैं। यह उसकी पहचान भी है, यह उसकी पहचान भी है। सफेद गाय चरती है। गाय है, लेकिन कैसी है? सफेद है। गाय काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है ना, लेकिन यहां पर सफेद गाय का जिक्र है। 3 लड़के मैंने पहले ही बता दिया कि 2, 4, 5, 3, 1, लेकिन यहां तय है कि लड़के हैं, लेकिन कितने हैं? 3 लड़के, और लड़कों की विशेषता है। और गिलास में थोड़ा दूध है,
जब हमने पहली बार ये वाक्य देखा था कि भाई गिलास में दूध है, पता नहीं था कितना है, कम है, ज्यादा है, पूरा गिलास भरा हुआ है या आधा है या आधे से भी कम है, लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि गिलास में थोड़ा दूध है। तो अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि वाक्य तो वही के वही थे, लेकिन कुछ ही शब्दों को जोड़ने से हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में पता चलता है, और जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता देखने को मिलती है उसको हम विशेषण के रूप में जानते हैं। यानी कि यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पर इन वाक्यों में बड़ा, मीठा, काला, सफेद, तीन, थोड़ा, ये सारे जो भी शब्द हैं वह क्या है? विशेषण है। अब आपको इन शब्दों को विशेषण के रूप में याद रखना है। क्यों? इसको विशेषण क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सारे शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के और दूध की विशेषता बताते हैं। उनका आकार, उनका रंग, उनका स्वाद, उनका कद, उनकी मात्रा, उनकी संख्या। समझ रहे हैं ना आप? तो इन शब्दों को हम विशेषण के रूप में जानते हैं। तो मैं मानता हूं कि अब आप विशेषण के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन आपको खुद को भी, यहां पर मैंने आपकी किताब में जो वाक्य दिए गए थे उनका ही अभ्यास आपको करवाया है, लेकिन आपको खुद को भी ऐसे 10 वाक्य लिखकर उसके आगे विशेषण को जोड़कर, यानी कि अगर किसी का नाम है उसमें भी आप विशेषण जोड़ सकते हैं। और विशेषण किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं कि भाई उनकी संख्या की बात करना चाहते हैं, उनके आकार की बात करना चाहते हैं, उनके रंग की बात करना चाहते हैं, उनके कद की बात करना चाहते हैं, या उनके स्वाद की बात करना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। लेकिन इसी प्रकार से आपको विशेषण रखकर उन्हीं वाक्यों को फिर से अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आप अच्छे से ये समझ सके कि भाई इन शब्दों के आगे ऐसे विशेषण वाले शब्दों को जोड़ने पर शब्दों के अर्थ में और भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि उनका जो विशेष अर्थ है या जो उनकी विशेष स्थिति है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो एक बार फिर से परिभाषा में आपको सुना देता हूं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और आपकी किताब में यह परिभाषा दी गई है, तो आपको इन वाक्यों का और ऐसे शब्दों का और भी ज्यादा अभ्यास करके अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। आइए इससे आगे एक और भी ऐसी भाषा सज्जता से जुड़ी हुई प्रवृत्ति या गतिविधि यहाँ पर दी गई है जो चित्र आधारित है, और चित्र को देखकर इस चित्र में क्या हो रहा है वह आपको पहचानना है। तो मैं आपको चित्र दिखाता हूं और जरा सोचिए और पहचानिए। देखिए यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं, अब आपको ही उत्तर देना है और आपको ही सोचना है कि इस चित्र में यह लड़की क्या कर रही है। लड़की बैठी है, लेकिन लड़की क्या कर रही है? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि लड़की पढ़ रही है ना? आप भी कह सकते हैं, यानी कि यहां पर पढ़ने की क्रिया होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आइए दूसरा चित्र देखते हैं। देखिए ये लड़की दौड़ रही है, तो दौड़ने की क्रिया हो रही है, यानी कि दौड़ना एक क्रियावाचक शब्द है। अभी हम सब्जी की बात कर रहे हैं कि आप भी खाते होंगे तो सब्जी का नाम आपको याद आता होगा, तो यहां पर भी कौन सी क्रिया हो रही है? हाँ, खाने की क्रिया हो रही है, यानी कि खाना एक क्रियावाचक शब्द है। और यह है, हाँ, यह है खेलना, यानी कि एक लड़का बॉल से खेल रहा है, यानी कि खेलने की क्रिया है। और ये क्या कर रहा है? हाँ, ये कुछ पी रहा है। अब पता नहीं कि गिलास में दूध है या पानी है, लेकिन पीने की क्रिया है, तो ये भी एक क्रिया है। अब सोचिए, पहला वाला जो चित्र था उसमें एक लड़की थी और इसी प्रकार से बैठी हुई थी, और ये लड़का है, और दोनों में हमें कुछ भेद देखने को मिल रहा है। पहली वाली क्रिया पढ़ने की थी और ये क्रिया है, हाँ, ये लिखने की क्रिया है, यानी कि लिखना। आइए फिर से इन्हीं क्रियावाचक शब्दों को एक बार देख लेते हैं। यह है पढ़ना, आपको ये शब्दों को जरूर याद रखना है। यह है पढ़ना, यह है दौड़ना, यह है खाना, यह है खेलना, यह है पीना, यह है लिखना। तो हमने कुछ चित्रों के आधार पर
कुछ क्रियावाचक शब्दों के बारे में यहाँ देखने का प्रयत्न किया कि भाई लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना, हम तो वैसे ही चिन्हों के, इन संकेतों के माध्यम से इन क्रियाओं के बारे में सबको बता देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी आप कई सारी क्रियाएं करते हैं, और जरा याद कीजिएगा कि आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रियावाचक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हाँ, सही आप कि आप एक तो क्रिया करते हैं सोने की, तो सोना भी क्या है, क्रिया है। अब दूसरी बताइए। हाँ, आप और क्या क्या क्रिया करते हैं, तो कोई बैठता है तो बैठने की क्रिया है। इसके अलावा सोचिए जरा, आपको ही सोचना है और मुझे उत्तर देने हैं। तो इनके अलावा हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 ही चित्र देखे और उसके साथ जुड़ी हुई क्रियाओं के बारे में जाना, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी क्रिया है। अगर मैं किसी को डांटूं तो वह क्या करेगा, रोएगा, तो ये क्या हुआ, रोने की क्रिया। और कोई खुश हो जाएगा तो वह क्या करेगा, हंसेगा, तो ये हंसने की क्रिया है ना। ऐसी तो कई सारी क्रियाएं हैं, और हर रोज यानी कि रोजमर्रा की भाषा में, रोजमर्रा के व्यवहार में हम ऐसे कई सारे क्रियावाचक शब्दों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये क्रियावाचक शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गौर से इन शब्दों को याद करना है, समझना है कि इन शब्दों से क्रिया होती हुई स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई परेश लिख रहा है, तो वह कौन सी क्रिया कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, है ना, टीवी पर, तो ये कौन सी क्रिया हुई, हाँ, ये देखने की क्रिया हुई, यानी कि देखना। उसका चित्र यहां पर नहीं देख था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए हम क्रियावाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, देखना। इसके अलावा अगर वहां पर आपके घर में ही आप जब सुबह उठे थे, उससे पहले की जो क्रिया थी तो वह सोने की थी, उठ गए तो उठने की क्रिया है। अगर आप अभी सही तरीके से बैठे हैं तो ये बैठने की क्रिया है। यानी कि ये जो सारे शब्द हैं उनको हम क्रियावाचक शब्द कहते हैं, और उनका जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब भी हमें पता होना चाहिए कि उसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे कि यहां पर हमने देखा पढ़ना, खाना, पीना, लिखना, खेलना, दौड़ना, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से नहीं लिखते। वहां पर तो हम कहते हैं कि भाई गीता खाना खा रही है, अमित दूध पी रहा है, वहां पर पीना शब्द का प्रयोग नहीं करते। या कविता पढ़ रही है ना। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में जो जो क्रियावाचक शब्द है, आपको जो पहचान करनी है वह इस प्रकार से करनी है कि भाई इन वाक्यों में ऐसे तो कौन कौन से क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन चित्रों के आधार पर तो आपको क्रियावाचक शब्द लिखने ही लिखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप हर रोज अपनी जो दिनचर्या है उसमें भी आप जो भी क्रियाएं करते हैं उससे जुड़ी हुई सारे क्रियावाचक शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए वाक्य बनाकर भी आपको लिखना है और अपने अभिभावक या अपने माता पिता को जरूर दिखाना है। तो मैं मानता हूं कि आप अब क्रियावाचक शब्दों के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं कि आप जो भी क्रिया करेंगे तो आपका ध्यान तुरंत इन चित्रों के साथ जुड़ेगा कि भाई मैं अब कौन सी क्रिया कर रहा हूं। और अगर आपको हिंदी में उसका नाम पता नहीं है तो आप ये भी सोचेंगे कि भाई मैं लिखता हूं तो मैं लिखने की क्रिया कर रहा हूं, लेकिन यह क्रिया को हिंदी में क्या कहेंगे। तो अगर आपको उसका अर्थ या उसका शब्द हिंदी में पता नहीं है तो अपने माता पिता से जरूर पूछिएगा और अपने शिक्षक से भी पूछिएगा, ताकि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं तो उसका अर्थ आपको हिंदी में पता चल जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, कैसा शोर नाम की इस इकाई में हमने कई सारी गतिविधियां और प्रवृत्तियों के जरिए कई सारी नई बातें जानने का प्रयत्न किया। जैसे कि फिर से एक बार हर एक बात मैं आपको याद दिला देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद रख सके और अपनी जो रोजमर्रा की व्यवहार है, यानी कि जिन शब्दों का आप गुजराती में जिस प्रकार से सरलता से प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप हिंदी बोलचाल में भी इन शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग करना सीख सके। तो पहली बात है कि भाई बिरजू चाचा का जो खेत है उसकी सहायता से हमने कई सारी सब्जियों के हिंदी में नाम क्या होते हैं ये जानने का प्रयत्न किया, और साथ ही साथ कौन सी सब्जी का किस प्रकार से उपयोग होता है
जैसे कि अदरक का उपयोग कहाँ होता है, वह अदरक ने बताया था। मिर्ची का उपयोग कहाँ होता है, वो मिर्च ने बताया था, तो ये जाना। साथ ही साथ सब्जियां कहाँ कहाँ पर लगती है। कई सारे मेरे जैसे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये सब्जी बेल पर लगती है, जमीन के नीचे होती है या जमीन के ऊपर होती है। तो उसकी सूची भी हमने यहाँ पर दी थी और चर्चा की थी कि भाई ये जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जी है, जमीन के ऊपर भी पौधे पर और बेलों पर, और ये जो है जमीन के नीचे। तो ये सूची भी आपको याद होगी, और अगर नहीं है तो किताब में दी है, आपको उस सूची को एक बार फिर से देखना है और उनको समझना है। दूसरी जो बात है कि हमने चित्र का वर्णन किस प्रकार से करना, यह अच्छे तरीके से जाना था। और साथ ही साथ 4 ही चित्रों की सहायता से हमने हाथी और वृक्ष की जो कहानी थी वह समझी थी, और वृक्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है वह भी उस कहानी से हम अच्छी तरह से समझे हैं। उसके आगे हमने सब्जी मंडी का जो चित्र दिया गया था उसका वर्णन भी किया था, और यहां से वर्णन दिखाने के बाद आपने अपनी कॉपी में जरूर लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आपको जरूर लिखना है और अपने मम्मी पापा को बताना है। और आज हमने भाषा की विशेषता वाली 2 बातें, यानी कि भाषा समझने के लिए, भाषा सीखने के लिए, भाषा का व्यवहार में उपयोग करने के लिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें, वह 2 बातें, एक है विशेषण और दूसरी है क्रिया। उसके बारे में कुछ उदाहरणों के जरिए जाना है। और मैंने आपको यह अभ्यास आगे बढ़ाने के लिए आपको गृह कार्य भी दिया है कि आपको विशेषण का प्रयोग करके वाक्य लिखने हैं और क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग करके भी वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने अभिभावक को दिखाने हैं। तो मैं मानता हूं कि इस इकाई से जुड़ी हुई सारी बातों की आप अच्छी तरह से समझ प्राप्त कर चुके हैं, और अब हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और कोरोना से जुड़ी हुई जो 3 सावधानियां हमें बरतनी है जरूर बरते। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।